ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम क्या देखने वाले हैं, एसके झा सर का रेलवे का ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 का जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट 10 देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 9 तक नहीं देखा है तो जीके प्लस जीएस एसके झा वॉल्यूम 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा, वहाँ से आपको रिवीजन पीडीएफ लेके आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि सारनाथ का लॉयल कैपिटल किस शासक से संबंधित है। तो सारनाथ का जो लॉयल कैपिटल है वो किससे संबंधित है, तो ये अशोक से संबंधित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो देखिए, सम्राट अशोक जो पत्थर के स्तंभ पर पत्थर के तख्तों पर अपने 14 आदेश उत्कीर्ण करवाएं। कितने करवाएं? 14 आदेश उत्कीर्ण करवाएं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अशोक भारत में सर्वप्रथम शिलालेख लिखने की परंपरा का प्रारंभ किए, यानी कि शुरुआत की है। अशोक जो थे उन्होंने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख लिखने की परंपरा को शुरुआत किए, यानी कि प्रारंभ किए। चलिए नेक्स्ट देखिए, वीडियो आप लोग अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कंजूसी आप लोग बहुत करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर डैश काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में है। कहाँ है? तंजावुर में है। तो देखिए, ये मंदिर जो है चोल काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है। ये क्या है? चोल काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के महानतम शासक राजा राज पहला ने बनवाया था। क्या किया था? राजा राज पहला ने बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है। तो अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण जो करता है ये उच्च न्यायालय करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। क्या करता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का व्यवस्था कर सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर क्या है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर जो होता है वो पंचायती राज के शीर्ष पर क्या होता है, जिला परिषद होता है। क्या होता है? जिला परिषद होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, 1993 में 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था, इसी के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। अब भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस का मनाया जाता है, यानी कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की डैश अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो था ये 1929 ईस्वी में हुआ था और 1906 में
कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्तावित पारित किया गया था 1906 में कोलकाता में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान डैश में है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जल और पवन मृदा द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण कहलाता है। तो ऊपरी मृदा का पृथक्करण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंधी ऊटी को डैश से जोड़ती है। तो ऊटी को किससे जोड़ती है, तो कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊटी क्या है, ऊटी पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पर्यटक स्थल है। ऊटी बहुत बढ़िया जगह है, मौका मिले तो आप लोग घूमने भी जाइए, अच्छी जगह है। चलिए नेक्स्ट, डैश की चरम जलवायु क्या है। तो डैश की चरम जलवायु, तो दिल्ली की चरम जलवायु क्या है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, समुद्री तट पर समशीतोष्ण जलवायु पाया जाता है, और मुंबई की जलवायु शुष्क एवं आर्द्र ऋतु होती है, और कलकत्ता की जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है, और भारत की जलवायु आमतौर पर उष्णकटिबंधीय ही होती है। तो दिल्ली की चरम जलवायु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत जो हुआ था 1966-67 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे आर.के. शनमुखम चेट्टी थे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और भारत के प्रथम कानून मंत्री की बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्वरण का एसआई इकाई क्या होता है। त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या होता है, ये होता है इकाई होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि निर्भर नहीं करता है प्रयुक्त पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच पर। तो देखिए, कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना बल के दिशा में विस्थापन। तो किस पे निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने की गति क्या कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो आप, और कार्य करने की गति क्या कहलाती है, तो कार्य करने की गति शक्ति कहलाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसके द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। संवेग क्या होता है, P बराबर होता है mv। P बराबर होता है mv, यानी संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। अब द्रव्यमान गुना वेग होता है तो बस 50 गुना 6, यानी कि ये क्या हो जाएगा 300 किलोग्राम पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे फोर्स कितना दिया है, एफ का मान दे दिया है 350 न्यूटन, एम का मान कितना यहाँ पे दे दिया है 500 किलोग्राम। हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है एम ए। अब हमको यहाँ पे फोर्स का मान दे दिया, द्रव्यमान का मान दे दिया, त्वरण ए पूछ रहा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा एफ बट्टा एम। एफ कितना है 350, एम कितना है 500, बस इसको गुना भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ, यानी कि आ जाएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हवा में ध्वनि तरंगें डैश होती हैं। तो हवा में जो ध्वनि तरंगें होती हैं ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। क्या होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा के माध्यम के कणों में कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समानांतर होती हैं तो ऐसी तरंग को हम क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और अनुदैर्घ्य तरंग सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। ये अनुदैर्घ्य तरंग जो होती हैं सभी माध्यम में उत्पन्न की जाती हैं। ये तरंगें संपीड़न और विरलन के रूप संचरित भी होती हैं। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आकाश एकदम बिल्कुल काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सूरज की किरणें अलग अलग रंगों में क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती हैं। अलग अलग रंगों में क्या होती हैं? विभाजित नहीं होती हैं, अलग अलग में विभाजित नहीं होती हैं। अब जानते हैं कि सूरज की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखता है कि नहीं दिखता है? सेम चीज़ वही है कि अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश देखने पर बिल्कुल काला नज़र आता है। चलिए नेक्स्ट, एक लेंस की शक्ति इसके डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लेंस की शक्ति होती है P बराबर क्या होता है 1/f। तो ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? तो ये आपका फोकस दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? तो किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र जो होता है वो दूरी के वर्ग के साथ क्या होता है? घटता है। देखिए क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा डी स्क्वायर। ये क्या होता है? दूरी के वर्ग, ये दूरी के वर्ग के साथ क्या होता है? घटता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। इस कूलाम के नियम से होता है कि दो आवेश Q1 और Q2 के मध्य अगर कोई बल लगाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, ये आपका डिस्टेंस D है। यहाँ पे जो बल लगेगा तो आवेश के मध्य की जो डिस्टेंस यानी कि दूरी है क्या है? D है। तो D के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आवेश के मध्य माध्यम पर क्या होता है? निर्भर नहीं करता है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटा डी स्क्वायर, यहीं से निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट, अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितनी धारा प्रवाहित कर सकती हैं? 100 ओम यानी कि क्या है? प्रतिरोध 100 ओम है, यानी कि रेजिस्टेंस अगर हम कहें तो आर कितना हो गया? 100 ओम हो गया। अभी 220 वोल्ट है, आई निकालना है। भी बराबर क्या होता है? आई बट्टा आर। तो हमको क्या चाहिए? धारा चाहिए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? भी बट्टा आर। भी कितना है? तो 220 वोल्ट है और आर कितना है? 100 है। एक जीरो से एक जीरो कट गया यानी कि 2.2 एम्पियर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित विभवांतर लागू किया जाता है और तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 ओम है। अब देखिए ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है? आई आर। ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा आई, 2 ओम बटा 1 यानी कि कितना हो जाएगा? 2 ओम। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? तो परमाणु के अविभाज्यता के बारे में डाल्टन जी ने बताया है। डाल्टन ने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है।
डाल्टन ने द्रव की संरचना का गहन अध्ययन भी किया है और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो कॉपर के एक अणु में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या होता है, किसी भी पदार्थ के एक मोल के कणों में यानी परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान जो होता है 6.022 × 10⁻23 होता है। इसको हम अवोगाद्रो की संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये अवोगाद्रो की संख्या भी इतना ही होती है, 6.022 × 10⁻23। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा नीचे। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है। देखिए, शुष्क HCl गैस लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है। ये शुष्क HCl जो होता है, ये लिटमस का रंग जो है ये नहीं बदलता है। नहीं बदलता है तो नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। डैश समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व कौन सा होता है। तो आयोडीन जो होता है समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। आयोडीन मुक्त अवस्था में क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है, और आयोडीन का उपयोग पोटेशियम आयोडाइड बनाने में भी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है। सही मिलान कौन सा है ये आपको बताना है। तो एल्कीन CnH2n-2 एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन। देखिए, सही मिलान कहा जाए तो एल्काइन का CnH2n-2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है और एल्केन का CnH2n+2 होता है। तो ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है। तो जैविक अम्ल कौन होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये जैविक अम्ल होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कठोर कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो एस्केलेरन काइमा में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी कोशिकाएं जो होती हैं बहुत लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरोविक का विघटन कहाँ होता है। तो पायरोविक का विघटन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो सांस लेने को नियंत्रित कौन करता है, तो मज्जा जो होता है वही सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। तो ये ऊतक जो है क्या कहलाता है, तो कंडरा या स्नायु, इसे लिगामेंट के समकक्ष होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। स्टेपिज अस्थि जो कान में पाया जाता है, कहाँ होता है, कान में होता है। कान की जो हड्डी होती है उसे स्टेपिज बोला जाता है और ये सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। तो प्राथमिक यौन जो होता है वृषण होता है।
पुरुष में जन्म तंत्र में प्राथमिक यौन जो अंग होता है वृषण, एक जोड़ी के अलावा अन्य सहायक यौन अंग जैसे अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, ये सारा साथ, तो ये वृषण क्या होता है आपका सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले बीमारी को क्वाशियोरकर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो आवरण रहित बीज जो होते हैं, देवदार पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये शास्त्रीय संगीतकार थे, भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इन्हें उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था ना, और 2003 में इन्हें संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से भी नवाजा किया गया था, जो कि संगीत नाटक एकेडमी द्वारा भारतीय कलाकारों को अभ्यास करने के लिए दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान है। तो ये चीज़ भी इनको दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड किसने लॉन्च किया है? तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है? तो ये आपका केरल के राज्यपाल ने। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो शुरू किया गया वन स्कूल वन IAS, इस योजना के राज्यपाल जो हैं यानी केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उद्घाटन किया है। यह योजना जो है राज्य के रिटायर्ड IAS और IPS अधिकारियों द्वारा चलाए जाने वाला एक संस्था का कार्यक्रम है, जो सामान्य धारणा को मतलब सिविल सेवक केवल गरीब अमीर या गरीब सभी लोग को मतलब प्रिपरेशन करा सकता है। ठीक है, तो इसी के लिए ये किया गया। चलिए, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसकी पुस्तक है? तो कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा देश सुपर टाइफून गोनी से प्रभावित है? तो सुपर टाइफून गोनी से प्रभावित कौन सा देश है? तो ये फिलीपींस है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिलीपींस में इस साल के सबसे ताकतवर तूफान गोनी जो है, गोनी ने दस्तक दी थी, जिससे लगभग 10 लाख लोग क्या हुए हैं प्रभावित हुए हैं। और तूफान के दौरान इसकी हवा का जो रफ्तार था 235 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहा है। ये तूफान जो था साउथ चाइना से की ओर से फिलीपींस की ओर आया था, यानी कि साउथ चाइना से फिलीपींस की ओर आया था ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शॉन कॉनरी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो शॉन कॉनरी जो थे ये अभिनेता थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने के लिए मशहूर अभिनेता सर शॉन कॉनरी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इस किरदार को उन्होंने 7 फिल्मों में निभाया था जेम्स बॉन्ड का। ठीक है, और सबसे बेहतरीन एक्टर का अवार्ड के विजेता भी रह चुके हैं शॉन कॉनरी। साल 2000 में उन्हें नाइटहुड की भी उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शहर दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है।
तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।